ओके, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि मनी सप्लाई क्या होती है ना। मनी सप्लाई का क्या मतलब बताया गया था यहाँ पे। मनी सप्लाई मतलब होता है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी कंट्री में पीपल हैं, लोग हैं, अगर उन्होंने जितना भी मनी रखा हुआ है, उनके पास जितना भी पैसा होगा, वो क्या होता है, क्या मनी सप्लाई होता है। ठीक है। उसमें एक और लाइन लिखी हुई थी जिसे अभी हम लोगों ने देखा नहीं था कल भी, कि सिंस गवर्नमेंट एंड द बैंक्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी यानी सप्लायर ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय देम इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। ये लाइन अभी छोड़ देते हैं, इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले आगे की चीजें समझने के बाद। कि मनी सप्लाई क्या होता है, जितनी भी कंट्री के लोगों ने पैसा होल्ड किया रहता है, या उनके पास जितना भी पैसा हुआ होता है, कहाँ पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पूरे टोटल स्टॉक को क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। ठीक है। और मनी सप्लाई एक कौन सा कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या बताएंगे, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ना कि फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ कैलकुलेशन नहीं होता है मनी का, क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या थे मनी सप्लाई के। मनी सप्लाई के टोटल देखो 3 प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट थे। उसमें क्या क्या चीजें थी, पहली कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी रहेगी, है ना, हमारे जो पब्लिक है उनके पास जितनी भी पैसा रहने वाला है, चाहे वो कॉइन्स के फॉर्म में हो, चाहे वो नोट के फॉर्म में हो, है ना, 10-10 की नोट हो, 5 की नोट हो, 50 की नोट हो, 2000 की नोट हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन जो भी उनके पास करेंसी या कॉइन्स उनके घर में उनके पास रखा हुआ है ना, घर में रखा हुआ है, उनके पास रखा हुआ है, वो सारी चीजों को पहले इंक्लूड करना है। वो सारी चीजें होती हैं क्या, मनी सप्लाई के अंदर। दूसरी बात, डिमांड डिपॉजिट यानी करेंट अकाउंट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक। अब इसको समझने के लिए हम लोगों ने देखा था कि क्या था कि बैंक में ना बहुत सारे बैंक होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ना, उससे उतने तो नहीं होते हैं ऑब्वियसली, उससे कम होते हैं, लेकिन बहुत सारे बैंक होते हैं हमारी कंट्री में। कुछ होते हैं प्राइवेट बैंक, कुछ होते हैं पब्लिक बैंक। जैसे एसबीआई हो गई, पब्लिक बैंक हो गई, बीओबी पब्लिक बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया। तो प्राइवेट और पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे बैंक्स हैं। और बैंक्स में ना कई तरीके के अकाउंट खोले जाते हैं। अकाउंट कैसे कैसे खोल सकते हैं हम, 3 तरीके के मेनली अकाउंट होते हैं। अभी जब बैंकिंग वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो इसको हम और थोड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कि पहला होता है करंट अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग्स अकाउंट, एंड तीसरा होता है क्या, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक। करंट अकाउंट क्या होता है, जिसे हम चालू खाता कहते हैं। करंट अकाउंट को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम होता है क्या, डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है ना कि करंट अकाउंट में जो लेन देन होती है, यानी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उस ट्रांजेक्शन्स में नंबर ऑफ लिमिट्स जो हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है। हम चाहे जितनी नंबर ऑफ, मतलब जितने बार जब जब डिमांड करेंगे तब तक हमें जो है पैसा मिल जाएगा। और पैसा जो है हमसे जब भी हमें बैंक से पैसा चाहिए होगा या बैंक में पैसा डालना होगा, तो जब जब हम डिमांड करेंगे तब तक ये काम हो पाएगा। तो ये होता है क्या, करंट अकाउंट। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में की कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरी बात ये कि इसमें जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट क्या, इस बैंक में, इस वाले डिपॉजिट में इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। बैंक हमें करंट अकाउंट पे 0 इंटरेस्ट देती है। हमारे पैसा डिपॉजिट करने पे हमें 0 इंटरेस्ट मिलता है करंट अकाउंट में। ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह का नॉर्मली हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हो गया या एक नॉर्मल कोई भी कॉमन पीपल हो गया, कॉमन पर्सन हो गया, वो ज्यादातर कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं बैंकों में, सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, जिसे हम बचत खाता के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सेविंग्स अकाउंट में मोस्टली क्या होती है, बैंक जो होती है वो लगभग 4 या 3.5 या उससे भी कम इतना इंटरेस्ट देती है। ठीक है। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क भी है कि पता करना है कौन से टाइप के अकाउंट में कितने तरह का इंटरेस्ट मिलता है बैंक में। सर्च करना गूगल पे, हर तरह का हर चीज मिलेगी। कितने एज ग्रुप वालों को कितना परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक के इंटरेस्ट निकालना भी ये जो है काम है। हाँ बोलो।
हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है कि नहीं नहीं, हर बैंक का अलग इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हर बैंक को एक गाइडलाइन मिलती है जिसे हम कहते हैं आरबीआई की तरफ से मिलती है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें एक एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है ना। उसमें जो लिमिट फिक्स कर दी जाती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बैंक के खुद के ऊपर होता है कि इनमें से वो कौन सा परसेंटेज चूज करना चाहता है अपने जो है कस्टमर्स को इंटरेस्ट देने के लिए। तो ये जो लिमिट है, इससे ना ज्यादा हो सकता है ना इस लिमिट से कम हो सकता है, उसमें से चूज करना होता है। बैंक इनमें से कोई भी नंबर डिसाइड कर सकती है अभी, लेकिन जब तुम सर्च करोगे, जब तुम लोग देखोगे, तो ये तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि मोस्टली बैंक जो है वो सेम जो है परसेंटेज का इंटरेस्ट दे रही है। ज्यादातर बैंक, बहुत ही कम एक दो बैंक ऐसा निकलेगा जिसका परसेंटेज थोड़ा सा हाई होगा, और वो क्यों होगा इसका भी रीजन पता चल पाएगा। एक बार सर्च करना अपने आप से, तब पता चल जाएगा। खुद से ढूंढोगे तो ज्यादा मजा आएगा करने में, ठीक है। फिर आगे आते हैं कि तीसरे टाइप का अकाउंट कौन सा होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, जिसे हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्यों टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो अमाउंट होता है, जिसमें जो पैसा से डाला जाता है इस अकाउंट में, वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। एक हमें पता होता है प्रीडिटरमाइंड, हम अपने आप से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने लंबे अवधि के लिए, कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए पैसे को डालना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 5 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करने वाले हैं, तो उस 5 साल के दौरान में उस पैसे को हम टच नहीं करेंगे, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर बाई चांस इमरजेंसी में विड्रॉ करना पड़ा, तो क्या होगा कि आपसे बहुत हैवी चार्जेस या फाइन लिया जाएगा, ठीक है। तो उस फाइन को अवॉइड करने के लिए भी जो है, अगर जिस ड्यूरेशन के लिए डिपॉजिट किया जाता है वो कर दिया जाता है, वो किया जाता है उतनी ड्यूरेशन तक के लिए। फिर उसके बाद है ना कि ये जो लोग थे यहाँ पे, जो पीपल थी ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन थे, वो क्या करते हैं, हर तरह के बैंकों में, जिसका जहां पे भी मन, कोई एसबीआई में कोई भी खुला सकता है, पीएनबी में कोई भी खुला सकता है, अकाउंट खुलवाते हैं अपना, और हर तरीके का अकाउंट खुलाते हैं ना। डिपेंड करता है कि उनकी नीड कैसी है, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। करंट अकाउंट मोस्टली कौन खुलवाता है, जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे ट्रांजेक्शन, एक दिन में उनको 50, 100, 150, 200 ट्रांजेक्शन करने पड़ सकते हैं ना, लेन देन चलती है उनका, खरीदना बेचना पैसे का ही तो काम होता है। तो मोस्टली करंट अकाउंट कौन खुलवाता है, जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं। नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं। तो अब हमें ये देखना ये है कि सेकंड कंपोनेंट क्या लिखा हुआ था, डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक। इसका मतलब है कि ये जो लोग थे, इनका जो करंट अकाउंट वाला अकाउंट है बैंकों में, है ना, जो करंट अकाउंट में जो इन्होंने खुलवाया और उसका जो पैसा इनके पास रखा हुआ है, लोगों का पैसा करंट अकाउंट में जितना उनके बैंकों के पास रखा हुआ है, हमें मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ उसको इंक्लूड करना है, उनके सेविंग्स अकाउंट को इंक्लूड नहीं करना है, उनके फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि हमें सिर्फ करंट अकाउंट के पैसे को मनी सप्लाई के अंदर ऐड करना है। ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अगर जैसे किसी पर्सन के पास, यहाँ पे उनके पास जो है, इस पर्सन की बात कर लेते हैं, इसके पास अपने पास जो है घर में कुछ 3 लाख रुपीज रखे हुए हैं, है ना, घर में इसके 3 लाख हैं, और इसके जो करंट अकाउंट यहाँ खुला हुआ है इस बैंक में, पर्टिकुलर बैंक में, इसके करंट अकाउंट में इसके जो है वो 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक। और इसके सेविंग्स अकाउंट में क्या है कि इसके 5 लाख रुपीज रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके एफडी अकाउंट में जो है वो 2 लाख रुपीज रखे हुए हैं, है ना। अब इस तरीके की हमें डिटेल पता चल गई एक पर्सन के बारे में। तो अगर हमसे पूछेगा कि बताओ कि मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि इस समय, फॉर एग्जांपल अगर 12 o'clock हो रहा है, इस समय मनी सप्लाई इस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी में मान लो ये अकेला पर्सन है और कोई नहीं है, तो मनी सप्लाई कितना हो रहा है, क्या बोलेंगे, कितना हो रहा है मनी सप्लाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके पास जितनी भी करेंसी होल्ड है ना, करेंसी जितनी भी रखा हुआ है वो कितना है, 3 लाख रुपीज।
उसके बाद उसके जो अकाउंट, बैंक अकाउंट में जितना पैसा है, तो बैंक अकाउंट का क्या हम ये तीनों पैसे लेने वाले हैं? नहीं लेने वाले हैं। बैंक अकाउंट में हम उसके देखेंगे कि जो उसके करेंट अकाउंट जो है उसमें जितना भी अमाउंट रखा हुआ है, करेंट अकाउंट में कितना अमाउंट रखा हुआ है, सिर्फ 2 लाख है। तो हम इसे मनी सप्लाई के अंदर हम सिर्फ इस 2 लाख को ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख रुपीज हो जाएगा मनी सप्लाई इस समय, इस ड्यूरेशन में, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा जाएगा। ये बात समझ में आई? यस मैम। बैंक में जो अदर टाइप के डिपॉजिट हैं, अदर टाइप के अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इनके पैसे को हमें मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, ये बात याद रहे। सिर्फ हमें करंट अकाउंट में जितने भी डिपॉजिट हैं, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, जिसका अदर नेम है, सिर्फ उसको हमें इंक्लूड करना है मनी सप्लाई के अंदर। ठीक है। फिर दूसरी बात ये हो गई कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब ये क्या होता है ना कि आरबीआई होता है, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है ना, वो एक एपेक्स बॉडी होता है, यानी सुप्रीम बैंक होता है। ये इन बैंकर्स का भी बैंक होता है ना। देखो, इसको इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग वाले सेक्शन में। तब तक के लिए ये जान लेते हैं कि ये जो आरबीआई होता है, ये क्या करता है? ये कॉमन लोगों से डील नहीं करता है। आरबीआई जो है ये कॉमन पीपल का अकाउंट नहीं खोलता है। आरबीआई के अंदर हम लोग जो आम लोग हैं, कॉमन जनता है, वो अपना अकाउंट कभी भी नहीं खोल सकती है। ये बात समझ में आई? आरबीआई के अंदर कौन अकाउंट खोलता है? आरबीआई के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो उनका अकाउंट होता है। जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की, उनका अकाउंट होता है। सिर्फ बैंक और गवर्नमेंट, इन लोगों को, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं ना, उनका अकाउंट होता है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो पैसा आ रहा है मार्केट में, है ना, इतना सारा लोगों के पास पैसा आया कहाँ से? अपने आप तो घर पे बनाया नहीं होगा कोई पैसा, कहीं ना कहीं से तो पैसा आया होगा। तो ये जो पैसा मार्केट में आता है, इतने लोगों के पास जो पैसे होते हैं, इसकी सप्लाई कौन करता है? या तो गवर्नमेंट करती है सप्लाई, या तो बैंक करती है सप्लाई। बात समझ में आई? जो ये जो पैसा है, यानी कि जो मनी है, तो हम कह सकते हैं उसकी सप्लाई कौन कर रहा है? बैंक कर रही है या गवर्नमेंट कर रही है। मतलब कि बैंक और गवर्नमेंट क्या होती है? वो सप्लायर ऑफ द मनी होती है। बैंक और गवर्नमेंट जो है क्या वो होती है? सप्लायर ऑफ द मनी होती है। वो कहीं ना कहीं वही सप्लाई करती है लोगों को पैसा, है ना। ये गवर्नमेंट करती है या बैंक करती है, और इन्हीं को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। तो आरबीआई के पास, ये इसलिए समझाया गया, जो आरबीआई के पास जो है, हमें पता है कि बैंक का भी अकाउंट खोला जाता है, गवर्नमेंट का भी अकाउंट खोला जाता है, लेकिन वो लोग जितना भी पैसा रखे रहते हैं ना आरबीआई के पास, उन पैसे को हम मनी सप्लाई के अंदर नहीं इंक्लूड करते। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि बैंक और गवर्नमेंट क्या होती है? वो सप्लायर ऑफ द मनी होती है। तो जो सप्लायर है उसी के पैसे को मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो फिर जब यहाँ लिखा था अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन बैंक के और गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ डिपॉजिट्स करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल आईएमएफ हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया ना, या कोई और ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जो जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है। ये लोग भी क्या करते हैं ना, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये लोग भी अपना कुछ डिपॉजिट जो है किसके पास जाके रखते हैं? ये लोग जो हैं वो कॉमन बैंक के पास थोड़ी ना जाएंगे अपने डिपॉजिट रखने के लिए। ये वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो ये जाते हैं डिपॉजिट रखने के लिए किसके पास? आरबीआई के पास, यानी कि सेंट्रल बैंक, जो भी कंट्री की हमारी सेंट्रल बैंक होती है ना, उनके पास अपने डिपॉजिट रखते हैं। तो इनके जो डिपॉजिट्स हैं, इनके डिपॉजिट हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके पास जो है वो 10 लाख है ना, इनके पास 10 लाख डिपॉजिट है। किसके? इन लोगों ने अपने 10 लाख डिपॉजिट कहाँ किए हैं? आरबीआई को किए हैं, आरबीआई के पास किए हैं। तो इनके डिपॉजिट्स को भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे हम ये 10 लाख को भी इंक्लूड करेंगे। ये बात समझ में आई? तो टोटल मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? 15 लाख। ओके, क्या पता चला? मनी सप्लाई के अंदर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक,
डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट ऑफ द पीपल, लोगों के जो करंट अकाउंट जो उनके बैंक में जमा किए गए वो। और तीसरी चीजें हैं क्या कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और उस अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, जो भी बैंकों का पैसा या गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास होगा उसको इंक्लूड नहीं करना है। सिर्फ जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट किए होंगे आरबीआई के पास, सिर्फ उतने चीजों को इंक्लूड करना होता है मनी सप्लाई के अंदर। ये बात समझ में आ गई? आ गई? याद रहेगा? हाँ, इम्पोर्टेंट है, याद रहना चाहिए। मनी सप्लाई जो है इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है और हमें पता होना चाहिए कि किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। फिर वहीं से ना ऐसे ही एक 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि बताओ कि किन किन चीजों के मनी सप्लाई को या किन के मनी को जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं मनी सप्लाई के अंदर, है ना। कौन ऐसे क्या क्या ऐसी जगह है या कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी मनी को हम मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। और दूसरी बात ऐसे भी पूछ सकता है कि सप्लायर ऑफ मनी कौन कौन से होते हैं। तो दोनों बात से एक ही आंसर है कि सप्लायर ऑफ मनी भी गवर्नमेंट और बैंक होती है, और रीजन भी यही होगा क्योंकि वो सप्लायर ऑफ मनी होती है, बैंक और गवर्नमेंट हमारी सप्लायर ऑफ मनी होती है, इसीलिए हम मनी सप्लाई के अंदर जो है उनके स्टॉक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय देम इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई, क्योंकि वो सप्लायर ऑफ मनी होती है। ये सप्लायर ऑफ मनी होती है तो इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भी हम बताएंगे कि नहीं इंक्लूड करेंगे। ये 1 मार्क्स में ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। मेजर, क्या हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं और ये जो नेक्स्ट है हमारा कि कुछ आरबीआई ने ना मनी को डेफिनेशंस दी है, डिस्क्राइब किया है या डिफाइन किया है बोल सकते हैं। मनी को डिफाइन किया है और इस मनी को डिफाइन करने में ये जो हमारा टॉपिक है कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, ऐसे मनी को डिफाइन किया गया है। इससे हमें ना बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि याद कर लो, रट्टा मार सकते हो, कह सकते हैं। एक चीज इसमें बहुत जरूरी है, M1 क्या होता है और M1 क्या होता है ये समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें मनी सप्लाई समझ में आ गया तो मनी सप्लाई ही क्या होता है, M1 होता है। M1 क्या हो गया, मतलब मनी की M1 क्या कहते हैं, मनी की डेफिनेशन क्या बताई गई है कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, जिसे हम C से डिनोट कर दिए, प्लस डिमांड डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग द बैंक डिपॉजिट, जिसे हम DD बोलते हैं, मतलब कि ये डिमांड डिपॉजिट जो करंट अकाउंट हो गया। फिर है थर्ड क्या, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जिसे हम OD लिख देते हैं, अदर डिपॉजिट विद दी आरबीआई। इन तीनों का जब हम समअप करेंगे, इसका मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे समअप किया था कि करेंसी हेल्ड बाय दी पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स और क्या था, अदर डिपॉजिट विद दी आरबीआई, इन तीनों का जब हम समअप करेंगे तो यही बन जाता है M1। मनी की डेफिनेशन में M1 क्या होता है कि मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं उनका समअप करेंगे तो वो बन जाता है क्या, M1। इसमें एक बात लिखी गई है, डिमांड डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट। ये एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट का देखो ये मतलब होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो SBI बैंक है, SBI के पास बहुत पैसा आ गया, ये लोगों ने इतना ज्यादा पैसा वहां पे जमा किया कि SBI के पास बहुत सारा पैसा आ गया और उससे पैसा संभल नहीं रहा था मान लो ना। तो वो क्या करता है कि अपने किसी दूसरे बैंक के पास जाता है ना, इनके पास जा सकता है, इनके पास जा सकता है और इनसे बोलता है कि ये मेरे पास बहुत सारा अमाउंट है, तो कुछ पैसे आप जो है मेरे पैसे आप अपने बैंक में रख लीजिए, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा मेरे से संभल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ये बोलते हैं ठीक है लाओ दे दो। तो SBI जो है BOB के पास जाके या किसी भी अदर बैंक के पास जाके अपना करेंट अकाउंट खोलते हैं, करेंट अकाउंट खोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट। तो ये जो इंटर बैंक डिपॉजिट है, यानी कि बैंक आपस में जो लेन डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि इनके पास पैसा ज्यादा है तो एक दूसरे वाले बैंक में जाके अकाउंट खुलवा दिए, करेंट अकाउंट, और उसमें जो पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो ये जो अमाउंट होता है ये इंटर बैंक डिपॉजिट का अमाउंट, इसको हमें M1 के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब बोलोगे कि यहाँ पे भी तो करेंट अकाउंट ही खुला,
लेकिन ये करेंट अकाउंट किसका खुला? बैंक का बैंक के साथ खुला। अगर पब्लिक करेंट अकाउंट खोलेगी बैंकों के साथ तो उन सिर्फ करेंट अकाउंट को, उस डिमांड डिपॉजिट को हम इंक्लूड करेंगे मनी सप्लाई के अंदर, लेकिन बैंकों के करेंट अकाउंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे M1 के साथ। ये बात समझ में आई? इसके पीछे भी रीजन है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक और गवर्नमेंट होती है सप्लायर ऑफ द मनी, तो उनका कोई करंट अकाउंट रहेगा ना तो उससे हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है? यस मैम। ओके, फिर ये M1 को अगर हम शॉर्ट में समराइज करेंगे तो वही हो जाएगा, C मतलब करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट और OD मतलब अदर डिपॉजिट विद द RBI। ये बन गया M1 का फॉर्मूला। M1 को एक सिंपल लैंग्वेज में हम नैरो मनी भी बोलते हैं, समझ में आया? ये जो होता है ना M1, इसे हम नैरो मनी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है M2। M2 में क्या चीजें होती हैं, बस इसको रट लो, रटना मारना है, इसको समझना नहीं है क्योंकि ये डिटेल में कहीं पूछेगा नहीं, अभी हमारे कोई कोर्स में काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज में, मतलब हमें पता होना चाहिए ना, हमें जानकारी होनी चाहिए सेफ्टी नोट्स के लिए। हम लोग अगर बाई चांस पूछ लेता है एग्जाम में या कहीं पे भी, तो हमें पता होना चाहिए कि M2 के अंदर M1 तो ले ही लिए, प्लस उसके अलावा क्या करते हैं, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के जितने भी सेविंग डिपॉजिट होते हैं M1 के साथ इसको ऐड करते हैं, तो वो ये बन जाता है क्या, M2। M3 क्या होता है, M3 में M1 को तो ले ही, उसके अलावा टाइम डिपॉजिट ऑफ और कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट, इसमें भी फिर इंटर बैंक डिपॉजिट के टाइम डिपॉजिट को एक्सक्लूड कर दिया गया। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या था, फिक्स्ड अकाउंट है ना, जो हम कुछ ड्यूरेशन के लिए खोलते हैं, जो थर्ड टाइप का हमारा था ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, उसी को बोलते हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक के पास टाइम डिपॉजिट होते हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, और ये इंटर बैंक वाले को एक्सक्लूड कर दूं तो ये बन जाता है क्या, M3। बात समझ में आई? फिर होता है M4। M4 की डेफिनेशन क्या होती है कि M3 यानी कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस इसके अलावा क्या, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट सेविंग बैंक। टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट सेविंग बैंक का मतलब क्या होता है कि ये जो टोटल डिपॉजिट यहाँ पे पोस्ट सेविंग बैंक का हुआ था, है ना, जिसमें M2 वाले में पॉइंट आया था, ये सारी चीजें होती हैं क्या, इसमें एक्सक्लूड किया जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। इसको बस एक बार रटने की जरूरत है और बहुत अच्छे से समझना है, तो उसमें M1 चीज समझनी है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? M3 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं। बस इसमें इतनी सारी चीजें थी। एक चीज और बची है कि अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ब्रॉड मनी है ना, और डिफरेंस बिटवीन दी ब्रॉड मनी और नैरो मनी, ये ब्रॉड मनी और नैरो मनी के बीच में अगर डिफरेंस पूछेगा तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, ये है टाइम डिपॉजिट का। किस चीज का डिफरेंस है, टाइम डिपॉजिट का, क्योंकि इसमें भी हम M1 इंक्लूड किए थे। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, यही एक नया कॉम्पोनेंट आया था। इसका मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन दी ब्रॉड मनी एंड नैरो मनी इज टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब वही फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, ये होता है। ये बात समझ में आई सबको?